नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का एक और टॉपिक देख लेते हैं करंट का। इन करंट के टॉपिक के माध्यम से आपको आई होप कि बहुत सारी नॉलेज आपको शेयर हो रही होगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हमको न्यूज़ को किस तरीके से एनालाइज करना है। ठीक है, न्यूज़ तो बहुत सारी होती है, लेकिन न्यूज़ को किस तरीके से एनालाइज करना है, क्या चीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको इन वीडियो माध्यम से, इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको आई होप कि समझ में आ रही होगी। चलिए, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपको इन इमेजेस के माध्यम से पता चली जाएगा। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे आज क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये है अपना जोशी मठ के ऊपर। ठीक है, जोशी मठ को लेकर। ठीक है, वहां पे लैंडस्लाइड्स आ रही है या भूकंप आ रहे हैं या अर्थक्वेक बोल लीजिए। ठीक है, या दरारें, इस प्रकार की दरारें देखने को मिली है। और हाल ही में वहां पे कुछ होटल्स है, कुछ घर है, उनका डिमोलिशन डिमोलिशन यानी कि उनको परमानेंटली वहां से हटाने के लिए या तोड़ने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इन पे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या क्या डिटेल है, क्या कारण है, वहाँ पे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, और साथ ही साथ इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है ये आज की तारीख में, जिसको पीएमओ में भी काफ़ी इसके इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इसके मीटिंग चल रही है। तो न्यूज़ क्या है, ये जोशीमठ नहीं, लालच का पहाड़ टूट रहा है। आखिर किसने दी बहुमंजिला इमारतें बनाने की इजाजत। यानी कि इस तरीके की न्यूज़ चल रही है कि जोशीमठ नहीं, लालच का पहाड़ है, ये लालच का पहाड़ है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की एक बहुत फेमस कोट थी, आपको पता हो तो। महात्मा गांधी जी की एक बहुत फेमस थी कि देयर इज इनफ फॉर वंस नीड बट नॉट फॉर वंस ग्रीड। यानी कि आवश्यकता के हिसाब से तो बहुत सारा है, लेकिन ग्रीड यानी कि लालच के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो अब क्या लालच कहना या इसको नीड कहना, ग्रीड कहना सही होगा कि गलत होगा? देखिए, ये चीजें सब अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इसमें बेसिक पर्सपेक्टिव क्या है? बेसिक पर्सपेक्टिव है, एक तरफ है आपका पर्यावरण, एक तरफ है आपका पर्यावरण। ठीक है, तो दूसरी तरफ आपका पर्यावरण या प्रकृति बोल लीजिए, और दूसरी तरफ है आपकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था है, एक तरफ पर्यावरण है, यानी कि एक तरफ एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, और दूसरी तरफ इकोनॉमी है, बिजनेस क्लास है, बिजनेसमैन है, और उस तरीके से दूसरी साइड में इसकी इकोनॉमी है। ठीक है, तो ग्रीड जैसे शब्द का इस्तेमाल, ठीक है, ये ठीक नहीं होगा इस तरीके का इस्तेमाल करना, लेकिन क्या आवश्यकता रही कि इस तरीके से होटल्स का कंस्ट्रक्शन की परमिशन हमको, जो कि पहाड़ों के ऊपर दी जा रही है। ठीक है, ये तो सारा मुद्दा बनाया हुआ है पर्यावरण को लेकर। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको सोचिए कितनी, मतलब उसको वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, दूसरे जगह पे रखेंगे, तो वो जो परमानेंटली वहाँ पे काफी काफी टाइम से रह रहे हैं, 50 साल से, 100 साल से, उनके सामने ये समस्या आ रही है। उत्तराखंड जैसी जगह, जोशीमठ उत्तराखंड में भी मैप में भी देखेंगे, जहाँ पे जो पीसफुल माना जाता है, जहाँ पे हम पीसफुल या इंसान वेकेशन के लिए जाता है, ये चाहता है कि शांति भरी जीवन के लिए, तो वो उत्तराखंड की तरफ कदम बढ़ाता है। लेकिन वहीं पे अगर इस तरह की अशांति देखने को मिलेगी तो फिर इंसान जाएगा कहाँ? ठीक है, बहरहाल ये इश्यूज बनता है। तो इस पे एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी थी केदारनाथ, वहां पे दिखाया गया किस तरीके से कंस्ट्रक्शन बढ़ता है पहाड़ों पे भी दबाव बनता है। ठीक है, पहाड़ों पे दबाव बनता है, इस वजह से उनकी जो सॉइल है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी, वो लूज हो जाती है। साथ ही हम देख रहे हैं कभी कभी पेड़ कट रहे हैं, बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं। पेड़ कटने से क्या है, जो जड़ें, जो पेड़ होती है उनकी जड़ें जो है वो बांध के रखती है, जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जो है वो सॉइल को, मृदा को बांध के रखती है। ठीक है, ये बांध के रखती है, तो ये लूज होएगी, तो ये लूज होएगी तो क्या पे फिर यहाँ पे ढलान सा आएगा, और ये फिर लैंडस्लाइड, अवलांच, इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या था, एक न्यूज़ आर्टिकल था, उसमें था प्रभावित लोगों ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप। बिल्कुल ऑब्वियसली सरकार पे ही लगाए जाएंगे, क्योंकि परमिशन किसने दी? अब सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो सरकार के ऊपर ये आरोप लगेंगे कि आपने हमने परमिशन दी ही नहीं इस चीज की, फिर आपने ये कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ बिना परमिशन के? तो ये क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन था? ठीक है, जोशीमठ भू धसाव, तो मेनली क्या हो रहा है, भू धसाव मामले पर पीड़ित महिला बिंदु ने कहा कि हमारा 60 साल का आशियाना एक पल में खत्म हो गया। ठीक है, बहुत, अगर मतलब इमेजिन करने की बात देखिए कि 60 साल से कोई आदमी रह रहा है, उसने परमानेंटली स्ट्रक्चर बना रखा है, वो आराम से रह रहा है, और वहां पे फिर पता चलता है कि उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां जनमान हानि की हो सकती है, आशंका हो सकती है, इस वजह से भूकंप की आशंका हो सकती है, इसलिए उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आप देखो मैप में, ये रहा, ये उत्तराखंड का मैप है, उसमें ये जोशीमठ ये रहा। ठीक है, इसमें बद्रीनाथ अपना जो है, चार धामों में से जो बद्रीनाथ है वो इसमें जोशीमठ के करीब है। ठीक है, जोशीमठ के करीब है। इधर हरिद्वार है। ठीक है, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये जोशीमठ हो गया। जोशीमठ में ही आपका बद्रीनाथ पाया जाता है। ठीक है, अभी जोशीमठ के बारे में थोड़ा, अब हम जो रहेंगे वो रहेगा, थोड़ा सा हम जोशीमठ के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, शंकराचार्य जी का यहाँ पे पीठ थी। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे कि मुख्य तौर से क्या कारण रहा है जिसकी वजह से ये सब घटनाएं आ रही है, कोई कमेटी ने सिफारिश करी, और अंततः सरकार के पास क्या फैसला है, सरकार क्या फैसला ले रही है और क्या डिसाइड कर रही है अभी भी हाल फिलहाल में। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, और आप पेन पेपर लेके रखिएगा, नोट करते रहिएगा।
जोशीमठ चमोली जिले में होती है। तो चमोली जिले कौन सी स्थित है? चमोली। सीधा एमसीक्यू पूछ सकते हैं, चमोली में। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। तो भीड़ से क्या होगा कि लोग चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो उससे भी क्या प्रेशर बनता है। तो उनको पास सिस्टम होता है कि भाई इतने लोग आ सकते हैं तो उतने ही लोग जाने चाहिए। बट होगा क्या कि वो सिस्टम के थ्रू होगा कि हम 10 लोग हैं तो 10 के साथ 10 और है, तो वो सब अलाउ हो जाएंगे, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाती है उससे। जोशीमठ उन 4 मुख्य मठों में से एक है जिसकी स्थापना खुद आदि शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य जी ने खुद इसकी स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है आदि शंकराचार्य जी की। ठीक है, आदि शंकराचार्य जी का जोशीमठ का असली नाम ज्योतिर्मठ है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर घोर तप किया था। अद्वैत फिलोसफी इनकी थी। अद्वैतवाद फिलोसफी इन्हीं की थी। अद्वैतवाद फिलोसफी इन्हीं की थी, आदि शंकराचार्य जी की। ठीक है। जोशीमठ में मात्र बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो मेन धाम कौन सा है? बद्रीनाथ धाम। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन ABCD बना के पूछ सकते हैं क्योंकि न्यूज में बहुत ज्यादा न्यूज में चला हुआ है। ठीक है। तो धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम विष्णु प्रयाग में एक उच्च ढाल के साथ बहती हुई धारा आती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा, जो कि कौन सा प्रयाग बनाती है? विष्णु प्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर है। धौली गंगा अलकनंदा के संगम पर विष्णु प्रयाग है कि उच्च ढाल से बहती हुई आती है, तो वहां से मतलब प्रेशर बनता हुआ आएगा इनके पास। ठीक है। और शंकराचार्य द्वारा स्थापित, ये हमने बात कर ही ली है। चलिए आगे चलते। दीवारों और इमारतों में दरार पड़ने की घटना पहली बार नहीं हुई है। ये मतलब ये बैकग्राउंड चल रहा है। ठीक है, जैसे न्यूज में चल रहा है ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड चलता है कि 2021 में भी इस तरीके की दर्ज गई उत्तराखंड में चमोली में भूस्खलन हुआ था। ठीक है। उसमें एनटीपीसी का एक पावर प्लांट था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी का पावर प्लांट था। ऐसे बोला जाता है कि इसकी वजह से ही ऐसा सब कुछ हुआ, क्योंकि इन्होंने वहां पे क्रशिंग करी, एनटीपीसी ने अपना पावर प्लांट लगाया, उसकी वजह से वहां पे प्रेशर बढ़ा और भी माउंटेन्स में दरारें आई और उसकी वजह से लैंडस्लाइड आई या भूस्खलन हुआ। रिपोर्टों के अनुसार उत्तराखंड सरकार के विशेषज्ञ पैनल ने वर्ष 2022 में पाया, क्या पाया? कि जोशीमठ के कई हिस्सों में मानव निर्मित और प्राकृतिक कारणों के कारण इस प्रकार की समस्या हो रही है। मानव निर्मित और प्राकृतिक, अब प्रकृति को तो हम नहीं छेड़ सकते, लेकिन मानव निर्मित जो कारण है, मानव निर्मित जो प्रयास है, उन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो इसमें सबसे ज्यादा ब्लेम किसको लगाया? एनटीपीसी का। एनटीपीसी का वहां पे एक तपोवन, तपोवन न्यूज में भी बहुत बार रहा है। तपोवन, तपोवन, तपोवन प्रोजेक्ट चला हुआ है। तपोवन प्रोजेक्ट किसका है? एनटीपीसी का। वो प्रोजेक्ट चला गया, उन्होंने कहा कि यहाँ से एक टनल बनाई और यहाँ पे पानी खींचने के लिए। अब पानी से क्या समस्या हो सकती है बताओ? पानी अगर जैसे मान लो आपने पंप लगाया पहाड़ पे, सपोज ये पहाड़ है, यहाँ पंप लगाया आपने पानी का, ठीक है, पानी खींचे जा रहे हो, तो यहाँ से क्या होगा? इसके नीचे का, यहाँ क्या होगी? मृदा होगी ना, वो लूज हो जाएगी। मृदा, ये जो पत्थर है वो लूज हो जाएंगे, तो गैप बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? रिसाव आ सकता है, और वही रिसाव आ रहा है यहाँ पे। क्या हो सकता है? रिसाव आ सकता है, रिसाव आ सकता है, और वही रिसाव आ रहा है। समझ रहे हो आप? पानी निकालने लोगे यहाँ पे तो गैप क्रिएट हो जाएगा ना, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उस गैप में क्या होगा कि फिर चारों तरफ से पत्थर जो है वो अंदर के वो जो जमे हुए हैं, वो हिलने हिलने डुलने लग जाएंगे, उसकी वजह से ही तो भूस्खलन हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब कारण अब किसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया? एनटीपीसी पावर प्लांट है, जो वो पानी वहां पे जो ज्यादा एक्सेस पानी है उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है। एक प्राचीन भूस्खलन स्थल, तो 1976 में मिश्रा समिति की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था ये कि यहाँ पे भूस्खलन हो रहा है, पत्थर खिसक रहे हैं, पत्थर का जमाव अलग अलग जगह पर हो रहा है। ठीक है। तो समिति ने भारी निर्माण कार्य, ब्लास्टिंग या सड़क की मरम्मत के लिए बोल्डर हटाने और अन्य निर्माण पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। समिति ने स्ट्रिक्टली कहा था कि निर्माण कार्य, ब्लास्टिंग या सड़क की मरम्मत के लिए बोल्डर हटाने के, निर्माण पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये सब 1976 में 1976 में हो गया था। तो फिर आपने परमिशन क्यों दी? अब परमिशन क्यों दी? चार धाम प्रोजेक्ट की ऐसी परमिशन क्यों दे रहे हैं आप सब? ठीक है। भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं, ज्योग्राफिकल स्थिति की बात कर लेते हैं। क्षेत्र में बिखरी हुई चट्टाने, पुराने भूस्खलन के मलबे जिसमें बोल्डर, नीच चट्टाने और ढीली मृदा शामिल है, से ढकी हुई है, यानी कि लूज सॉइल है उसके नीचे। नीचे लूज सॉइल है, तो वो क्या है? वो हिलेगी ना नीचे वाली सॉइल, तो फिर पहाड़ तो है वो तो सरकेगा ही। नीचे वाली अगर सॉइल हिलेगी, नीचे वाली जो मृदा है जिसको बांधे रखेगी वो हिलेगी, तो फिर सॉइल तो हिलेगी। निर्माण गतिविधि से क्या होगा? उस पर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। पानी, बिजली हो चाहे जो भी हो, उससे क्या होगा? उस पर प्रेशर बनता है, पहाड़ पे प्रेशर बनता है, उसकी सॉइल होती है। मेनली लैंडस्लाइड का पीछे, भूस्खलन के पीछे का मुख्य कारण यह है कि उसके पीछे जो उसकी जो सॉइल्स है वो बांधी नहीं रखती, वो लूज हो जाती है। सॉरी। इस वजह से वो लैंडस्लाइड होती है और इस भूस्खलन होता है, भूस्खलन होता है। विष्णुप्रयाग से बहने वाली धाराओं, अलकनंदा, धौलीगंगा, वहां से भी क्या भारी भारी मात्रा में ऐसे यहाँ से बोल्डर्स, ऐसे पत्थर, मोटे मोटे पत्थर आके गिरेंगे। ठीक है। तो वो भी पहाड़ों पे प्रेशर बनाएंगे और पहाड़ इसकी वजह से भी रिसक सकते हैं या सरक सकते हैं। ठीक है।
तो ये चीजें हो गई आपके कॉजेस, मतलब कारण आपने देख लिए, कॉजेस या फिर आपने कारण आपने देख लिए। मुख्यतः लोगों के मानव प्रकृति का तो रहेगा ही, प्रकृति के साथ साथ मानव का क्या कारण है, मानव का क्या है, मानव ने मेनली मुख्यतः उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया गया है। पानी की वजह से ले लो, या थर्मल एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट ले लो, या अन्य जो भी होटल के टूरिज्म की वजह से ले लो, होटल पर्यटन की वजह से ले लो, टूरिज्म ले लो, पर्यटन ले लो, लोगों की आवाजाही को लेकर ले लो, ठीक है, सड़क निर्माण को ले लो, प्रोजेक्ट को लेकर लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देख लो। केदारनाथ मूवी में दिखाया गया किस तरीके से इन सब चीज़ों से क्या है कि प्रेशर बनता है, सॉइल लूज हो जाती है, ठीक है। तो अब हाल फिलहाल में अभी के लिए कोई सॉल्यूशन सरकार को, सामने सामने सरकार की तरफ से कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। बस ये है कि जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं जहाँ पे कच्चे मकान है, उन कच्चे मकान को ढा दिया जाए ताकि उनकी जन मान हानि ना हो सके, उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। और लॉन्ग टर्म में तो यही रहेगा कि इन सब चीज़ों को सुधार कर प्रोजेक्ट को अच्छे से डिटेल में देखिए, किस तरीके से एनालाइज हो सकते हैं, उस पूरे उसकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस करे, सिविल इंजीनियरिंग लगाए, क्या सारी इंजीनियरिंग लगाया जाए, उसमें देखिए कितने लोगों को स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट परमिशंस रखे, उसी के तरीके प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे तभी कुछ जाके इस चीज़ का सोल्यूशन होगा। वरना ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है और ये लंबे समय तक चलेगी और काफ़ी दुर्घटनापूर्वक हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है। शहरी अपशिष्ट मृदा को दूषित ना रखें, पेड़ कटाई से बचें, पेड़ बहुत से ज़्यादा हुआ है कि पेड़ क्या है, सॉइल को बांधे रखती है, ठीक है। वो चीज़ें को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। विशेष रूप से रोड का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बीआरओ, वो किस तरीके से उनको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से साथ मिलकर रोड का निर्माण करते हैं जिससे कि कम से कम टर्बुलेंस हो, यानी कि कम से कम पहाड़ों का डिस्टरबेंस हो, सॉइल का डिस्टरबेंस हो, ठीक है। पेड़ पानी जिस तरीके से भी जो भी पानी बिजली जो भी परियोजना लेके आनी है आपको, वो पूरी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं, आंशिक नहीं होनी चाहिए कि आज के लिए तैयार कर दिया, नहीं। ये लॉन्ग टर्म है, ये इसके पौराणिक स्थल है, इससे हमारी धार्मिक भावना भी जुड़ी हुई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, साथ में इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए हमको इसको लेकर चलना है। अब सरकार के पास अभी हाल फिलहाल में कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये काफ़ी गंभीर समस्या है। आप खुद सोच के देखिए, आप कभी रह रहे हैं किसी जगह पर और अचानक से पता चलता है कि भूकंप आएगा, दरार आएगी, और आपको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, या फिर आपको दूसरी जगह पर रिहेबिलेट कर दिया जाता है, या आपको बोलते हैं कि आप दूसरी जगह रहिए, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है कि आपको उनको टेम्पररी उनको कहीं और रखना है, ठीक है। विस्थापन जैसी समस्या, गंभीर समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये क्या क्या है, लालच है क्या, ये ग्रीड है, या जो भी कुछ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में इस पे प्रोसीडिंग्स नहीं दी है और 16 जनवरी को इसको लिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट 16 जनवरी को सुनेगा कि क्या उन घरों को तोड़ देने चाहिए जो कमजोर है वहाँ पे। तो आप किसी के घर को कैसे तोड़ सकते हो, कैसे किसी के घर को तोड़ सकते हो। तो सब सुप्रीम कोर्ट के पास भी समस्या बनी हुई है, लेकिन जनमान हानि को देखते हुए सरकार का ये फैसला है कि जिनमें दरारें आ रही है, कच्चे मकान है, उनको ढा दिया जाए, ठीक है, पुनर्वास करा जाए। तो ये काफ़ी समस्या है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये समस्या और गंभीर हो सकती है। लेकिन आपको इसमें जो मोटा मोटा है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि लैंडस्लाइड या भूस्खलन या अर्थक्वेक जैसी समस्याओं के क्या कारण हो सकते हैं, पर्टिकुलरली कौन सी समिति थी, किस समिति ने क्या रिपोर्ट दी, और ह्यूमन फैक्टर, प्रकृति तो है ही, ह्यूमन फैक्टर किस तरीके से इस चीज को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।